हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ऑर्गेनिज्म, देखो, ऑर्गेनिज्म एक लिविंग थिंग होता है, ठीक है, जिसका एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। वो एक स्टिमुलाई, मतलब अगर आप उस पर कोई टाइप का टच करें उसको तो वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, ग्रो कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है और होम्योस्टैसिस मेंटेन कर सकता है। होम्योस्टैसिस क्या हुआ? एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है जो उसकी ग्रोथ या उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है। इंटरनल टेम्परेचर वेरी कर रहा है, उसके बावजूद वो अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। इट्स कॉल्ड होम्योस्टैसिस। So, an organism refers to a living thing that has an organized structure, can react to stimuli, reproduce, grow, adapt and maintain homeostasis। समझ गए? तो ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल क्या है? भाई ह्यूमंस भी तो ऑर्गेनिज्म ही है। फंगस, एनिमल, प्लांट, सब ऑर्गेनिजम्स ही हैं ये। एग्जांपल ह्यूमंस, प्लांट, एनिमल्स, फंगस एटसेट्रा। ठीक है। अब ऑर्गेनिजम्स दो मेजर ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है। एक होता है सिंगल सेल और एक होता है मल्टी सेल। ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, ए सिंगल सेल और बी मल्टी सेल्यूलर। सिंगल सेल कौन से हुए? बैक्टीरिया, आर्किया। और मल्टी सेल कौन से हुए? एनिमल एंड प्लांट। सिंगल सेल मतलब एक ही टाइप का सेल होगा। मल्टी सेल्यूलर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिसकी बॉडी में, वो मल्टी सेल्यूलर कहलाता है। कंटेन वन टाइप ऑफ सेल, कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। भाई ऑर्गेनिजम्स ना हर जगह है। वो सी में भी हैं, वो लैंड में भी हैं, वो माउंटेन्स में भी हैं, वो हर जगह है, ठीक है। अब सबसे पहले हम सी को देख लेते हैं। सी में कई ऐसे प्लांट्स हैं जो सैलाइन वाटर में या बहुत जो सॉल्टी वाटर होता है उसमें भी रहते हैं, ठीक है। प्लांट्स लिव इन सैलाइन कंडीशंस, ठीक है। फिशेस जो हैं, ठीक है, फिशेस लिव इन सी। उनके पास क्या है? उनके पास गिल्स हैं, ठीक है। उनके पास स्ट्रीमलाइन शेप है जिसकी वजह से वो सी में या ओशन में मूव कर सकती हैं, ड्यू टू स्ट्रीमलाइन शेप एज वेल एज स्केल्स। स्केल्स एक टाइप का प्रोटेक्शन समझ लो आप उसको, ठीक है। स्लिपरी प्रोटेक्शन समझ लो जो फिश को मदद करती है। Fishes can move in water as well as protect themselves. Okay? मैंने बताया गिल्स के बारे में। जैसे हमारे लंग्स होते हैं ना, वैसे फिशेस के पास गिल्स होती हैं। GILLS, गिल्स प्रेजेंट इन द फिश help them to use oxygen dissolved in water for respiration। समझ गए? अब बात कर लेते हैं डेजर्ट रीजन की। डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं, खासकर कैक्टस, उनका बहुत थिक स्टेम होता है, ठीक है। उनके जो लीव्स होते हैं बेसिकली बहुत एक थिकिश स्टेमिश लीव्स होते हैं उनके, तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाती, पानी उड़ नहीं पाता है उनके उसमें, तो वो वहां पे भी प्रेजेंट है। प्लांट्स सच एज कैक्टस आर प्रेजेंट इन डेजर्ट, ठीक है। कैक्टसेस में ना मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, ठीक है, नोन एज पाइन्स। कैक्टस कंटेन्स मॉडिफाइड लीव्स कॉल्ड पाइन्स, ठीक है। उस पाइन की वजह से क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन इजीली नहीं हो पाती। पाइन्स प्रिवेंट huge loss of water due to which cactus can survive easily, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कैमल के ऊपर। कैमल यानी ऊंट। कैमल बहुत लंबा होता है, ठीक है, तो कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर प्रिवेंट करता है, उससे हीट से बचाता है। एवरेज हाइट ऑफ अ कैमल इज अबाउट 7 फीट। एवरेज हाइट ऑफ अ कैमल इज अबाउट 7 फीट, ठीक है। ड्यू टू its long legs, its body is protected away from the heat. Also, they do not sweat much, मतलब पसीना कम आता है। अगर पसीना कम आएगा तो लॉस ऑफ वाटर कम होगा, ठीक है, इसलिए वो पानी के बिना ज्यादा दिन तक रह सकते हैं। ऑल्सो कैमल के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपना ब्लड फ्लो भी रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। कैमल कैन ऑल्सो रेगुलेट देयर ब्लड फ्लो। होता क्या है कि सर्दियों के टाइम पे कैमल क्या करता है कि वाइटल ऑर्गन्स जिनको ज्यादा वार्मथ की जरूरत है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनमें ज्यादा ब्लड फ्लो करता है, और जिन्हें कम जरूरत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल लेग्स, उन्हें कम जरूरत है, ठीक है, तो वहां कम खून भेजेगा, और जहां ज्यादा जरूरत होगी वो वहां ज्यादा खून भेजेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल, व्हेन इट इज कोल्ड they can reduce the blood flow to their legs while sending more blood to vital part of the
बॉडी। वाइटल पार्ट्स कौन से हैं? हार्ट, ब्रेन, तरफ ज्यादा वो जाएगा ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, समझ गए। और उसको क्या करते हैं कैमल? कैमल स्टोर फैट इन देयर हम्स। सबको लगता है कैमल के हम में वाटर होता है, बट ऐसा नहीं है। कैमल के हम में फैट होता है, ठीक है। उस फैट से जब बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हो रही होती है ना, बहुत खाने की बहुत कमी होती है, तब कैमल उस फैट को इस्तेमाल करके वाइटल न्यूट्रिएंट्स अपने आप को प्रोवाइड करता है। सो व्हेन फूड इज स्केर्स, स्केर्स यानी कम, किल्लत, कैमल्स यूज द फैट in their humps to provide nutrient। समझ गए। तो ये बात करी हमने फिशेस और कैमल के अडेप्टेशन की, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे अडेप्ट करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि अडेप्टेशन क्या होता है भाई। अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन, हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो इसीलिए अलग अलग इन्वायरमेंट में रह सकता है। जैसे अगर हम माउंटेन रीजन में जाते हैं तो हम जैकेट पहन लेते हैं, लेकिन हम डेजर्ट में जाते हैं तो हम जैकेट नहीं थोड़ी पहनेंगे, हम टी शर्ट पहनेंगे। तो क्या करेंगे, हम अडेप्ट करते हैं ना अलग अलग चीजों पे, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, वेदर कंडीशंस के हिसाब से। तो ऑर्गेनिजम्स तो ऐसा नहीं कर सकते भाई। क्या कहते हैं, ये ऊंट तो कोई वो नहीं पहन सकता कोट, तो नेचर ने उसको जो दिया है उसको उसी का इस्तेमाल करना है ना, तो अडेप्टेशन उसे कहते हैं, ठीक है। जब हम अपने इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के आस कॉरस्पॉन्डिंग हम अपने आप को बदलते हैं, ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक features which enable an organism to live naturally called adaptation। भाई ह्यूमंस ही एक अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हर एक टेम्परेचर में अडेप्ट कर सकता है, ठीक है। अगर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ह्यूमंस ऐसे ही अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कई इन्वायरमेंट्स में अडेप्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं इंटरनली, एक्सटर्नल या तो एडिशन कर सकते हैं थ्रू क्लोथ्स, या रिमूव कर सकते हैं क्लोथ्स को, रिमूव कर सकते हैं, हम लाइटर क्लोथ्स पहन सकते हैं, और हम अपने खाने को बदल सकते हैं, फार्मिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो या हमारी ईटिंग हैबिट्स बदल जाती हैं, ठीक है। बाकी एनिमल्स तो नहीं कर सकते भाई, शेर घास तो खा नहीं सकता है ना। बाकी ऑर्गेनिजम्स के पास वो अडेप्टेशन की एबिलिटीज नहीं होती जो ह्यूमंस के पास है। देयरफॉर अ फिश कैनॉट लिव आउट ऑफ वाटर एंड कैमल कैनॉट लिव इन सी, क्योंकि वो अडेप्ट ही नहीं कर पाते। हाँ, तो अब हम बात करेंगे हैबिटेट्स के बारे में। हैबिटेट, भाई जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है ना, उसे हम उसका हैबिटेट कहते हैं। द प्लेस वेयर organisms live is called habitat। हैबिटेट क्या करता है? हैबिटेट से ही तो जो उसका जगह है वही उसको फूड, वाटर, एयर, शेल्टर सब कुछ प्रोवाइड करता है। हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर एंड शेल्टर टू द ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट्स। ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट्स। एग्जाम्पल टाइगर, लायन, ह्यूमंस, बनाना ट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इंक्लूड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट एटसेट्रा, समझ गए। अब ऑन द अदर हैंड, जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेंट्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेंट्स। इसके क्या एग्जांपल होते हैं? डॉल्फिन्स, सी अर्चिन, सर्टेन काइंड ऑफ एल्गी, ठीक है। ये सारे कहाँ होते हैं? एक्वेटिक कंडीशंस में होते हैं। तो एग्जांपल क्या है एक्वेटिक हैबिटेट्स की? एक्वेटिक हैबिटेट इंक्लूड लेक, रिवर्स एंड ओशंस। अब आ जाते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं कंपोनेंट्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, और ये लिविंग होते हैं, समझ गए। तो बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग थिंग्स दैट डायरेक्टली influence other organisms in the environment। Example plants, animals and microorganisms। और abiotic components क्या हो गए? abiotic components होते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स, ठीक है, that affect the living organisms। abiotic component, they are non living chemical or physical part of the environment that affect living organisms। Example is air, soil,
ओके, अब हम बात करते हैं एक्लेमेटाइजेशन की और अडेप्टेशन की। कई लोग इन दोनों टर्म्स में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है वो एक ही चीज है, पर ऐसा नहीं है। एक्लेमेटाइजेशन वर्सेस अडेप्टेशन। अब एक्लेमेटाइजेशन क्या है? एक्लेमेटाइजेशन है जब क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट के साथ हमने अपनी बॉडी में चेंज किया, ठीक है, थ्रू अ चेंज दैट इज नॉट परमानेंट, ठीक है। बट अडेप्टेशन में क्या हो गया, हमने अपने जेनेटिक ट्रेट को बदल दिया, मतलब हमने परमानेंट चेंज ला दिया एक तरीके से। तो ये होता है एक्लेमेटाइजेशन वर्सेस अडेप्टेशन में फर्क। एक्लेमेटाइजेशन हो गया कि भाई तुम्हें ठंड लग रही है, तुमने रजाई ओढ़ ली, ठीक है, और जैसी गर्मियां वापस आई तुमने रजाई हटा दी। अडेप्टेशन हो गया जब तुमने परमानेंटली अपनी बॉडी में ऐसे परमानेंट चेंजेस आ गए कि ठंड के टाइम पे तुम्हें रजाई ओढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जेनेटिकली वो जेनेटिक चेंजेस होते हैं, वो परमानेंट चेंजेस होते हैं, समझ गए? तो acclimatization involves physiological changes that improve the performance or survival in response to environmental change, whereas adaptation involves change in genetic trait that improve survival over multiple generations। भाई जैसे हमारे पोलर बेयर्स हैं, पोलर बेयर्स क्या कर गए, इवॉल्व कर गए ना, दे हैव अडेप्टेड, उनकी सब्सिक्वेंटली जीन्स उनके इम्प्रूव हुए, ठीक है, बेयर्स की स्किन इम्प्रूव हुई, उनकी थिकनेस ऑफ द स्किन इम्प्रूव हुई, उससे इंसुलेशन इम्प्रूव हुआ है, और धीरे धीरे करके वो कोल्ड इन्वायरमेंट की तरफ पूरी तरीके से अडाप्ट कर गए। तो ये होता है अडाप्टेशन, समझ गए? अब सीड्स भी अडेप्ट करती हैं। अब हम बात करेंगे जर्मिनेशन की। भाई जैसे हम लोग अडेप्ट करते हैं ना, वैसे सीड्स भी अडेप्ट करते हैं, प्लांट्स भी अडेप्ट करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब बहुत हार्श कंडीशंस हो रही होती है ना, तो सीड्स इनएक्टिव हो जाती हैं, वो ग्रो करती ही नहीं, वो बीज बीज ही रहता है। फिर जैसे जैसे इन्वायरमेंट सही होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियों में प्लांट्स उग नहीं सकते, आपने एक प्लांट लगाया, आपने एक सीड लगाई, वो ग्रो होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक लाइट नहीं आएगी, सनशाइन नहीं मिलेगा, कैसे ग्रोथ होगा, ठीक है। तो क्या होता है, सीड डोर्मेंट रह जाती है। डोर्मेंट मतलब वो ग्रो ही नहीं करती, वो स्टॉप कर देती है अपनी ग्रोथ। फिर जैसे ही आपने पानी डाला, सनलाइट आई प्रॉपर, तो वो सीड ग्रो होना वापस चालू हो गई। तो उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। समटाइम्स mature seeds enter a period of low metabolic activity, कोई एक्टिविटी होगी ही नहीं, किसी टाइप का ग्रोथ होगा ही नहीं, दिस इज कॉल्ड डोरमेंसी। वो वाइबल हैं, खत्म नहीं हुए, मतलब वाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, उनमें ग्रोथ होने की पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक वेदर कंडीशन सही नहीं हुआ है, तो वो ग्रो नहीं होंगी। जर्मिनेशन अकर्स व्हेन द एम्ब्रियो विच इज डोरमेंट, एम्ब्रियो मतलब वो पार्ट जिसको ग्रो होना है, इज डोरमेंट, resumes growth upon a return to favorable conditions, ठीक है। जैसी फेवरेबल कंडीशंस हुई, एम्ब्रियो एक यंग सीडलिंग में बन गया, वो सीडलिंग प्लांट्स में बन गया। तो अब ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। So if you like this video, please make sure to hit the like and subscribe button